2006 इटली दुनिया के टॉप पे था। उनकी नेशनल टीम ने अभी अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता था। कॉन्फेंटी गिर रहा था, प्लेयर्स रो रहे थे खुशी के आंसुओं से। पूरी नेशन सड़कों पे सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन उस सेलिब्रेशन के पीछे, उस गोल्डन ट्रॉफी के पीछे इटालियन फुटबॉल अंदर से सड़ रहा था और किसी के पास उसकी प्रूफ थी। रिकॉर्डेड, सेव्ड, रेडी टू एक्सप्लोड। कैल्सियोपोली को समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि 2000s में इटालियन फुटबॉल क्या था। सीरी ए सिर्फ एक फुटबॉल लीग नहीं थी, ये दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे ग्लैमरस, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फुटबॉल कंपटीशन थी। प्रीमियर लीग का पैसा आने से पहले, गार्डियोला के बार्सिलोना से पहले, जब दुनिया बदली नहीं थी, तब की बात है ये इटालियन फुटबॉल का डोमिनेंस एरा था। यूवेंटस, एसी मिलान, फ्लोरेंटीना, लाजियो, ये सिर्फ क्लब्स नहीं थे, ये एम्पायर्स थे। और जैसे हिस्ट्री में हर एम्पायर के पीछे कोई होता है जो स्ट्रिंग्स पुल करता है, यहाँ पे भी उसका नाम था लुसियानो मोजी। लुसियानो मोजी यूवेंटस का एक जनरल डायरेक्टर, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ फुटबॉल मैचेस जीतना नहीं चाहता था, वो फुटबॉल को कंट्रोल करना चाहता था, पूरा हर चीज। 1937 में टस्कनी में पैदा हुआ, डेकेड्स तक इटालियन फुटबॉल में ऊपर आया। जरूरत पड़ने पे चार्मिंग, जरूरत पड़ने पे रुथलेस और कनेक्टेड, लिटरली हर किसी से कनेक्टेड था। प्लेयर्स, कोचेस, क्लब प्रेसिडेंट्स, रेफरीज, फुटबॉल ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट, एजेंट। अगर इटालियन फुटबॉल एक स्पाइडर वेब थी तो मौजी उस वेब के बीच में बैठा स्पाइडर था और सालों तक किसी की हिम्मत नहीं थी उसे टच करने की। द मशीन। अब समझते हैं ये मशीन काम कैसे करती थी। इटालियन फुटबॉल में हर सीरी ए मैच के लिए रेफरीज इटालियन फुटबॉल फेडरेशन यानी FIGC सिलेक्ट करता था। प्रोसेस रैंडम होना चाहिए था, फेयर होना चाहिए था, अनटचेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं। उन लोगों के, मौजी के पास डायरेक्ट फोन लाइन से उन लोगों के जो रेफरीज सिलेक्ट करते थे, पेलिग्वेरे पेरेटो और पावलो बर्गैमो, इटालियन फुटबॉल के सबसे पावरफुल रेफरिंग ऑफिशियल्स। कॉल सिंपल होते थे फ्रेंड, लेकिन जो उन कॉल्स पे डिस्कस हो रहा था वो बिल्कुल कैजुअल नहीं था। यूवेंटस के मैचेस में फेवरेबल रेफरीज भेजे जाते थे। जो रेफरीज कोऑपरेटिव नहीं थे, जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, उन्हें क्वाइटली साइड पे कर दिया जाता था। मैच आफ्टर मैच, सीजन आफ्टर सीजन, यूवेंटस ने 2004-2005 में सीरिया आ जीता, 2005-2006 सीजन में फिर जीता। कोइंसिडेंस? फोन टेप्स कुछ और ही कहते थे। लेकिन मौजी सिर्फ यूवेंटस के लिए रेफरी असाइनमेंट्स फिक्स नहीं करता था, वो तो ऑब्वियस था, क्लब्स के लिए भी करता था, फेवर के रूप में, लेवरेज के रूप में, करेंसी के रूप में, एक ऐसी सिस्टम में जहां कोई किसी का कुछ नहीं करता था। ये सिर्फ करप्शन नहीं था, ये एक इकोसिस्टम था, एक परफेक्टली मेंटेन्ड, केयरफुली बैलेंस्ड इकोसिस्टम ऑफ पावर। और उस सब के सेंटर में बैठा था मौजी, सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करता हुआ, एक ऐसी शांति के साथ जो सिर्फ उसी में होती है जो खुद को अनटचेबल समझता है। बहुत लंबे टाइम तक वो सच में अनटचेबल था। फिर आए फोन टैप्स। 2004 में इटालियन इन्वेस्टिगेटर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की फुटबॉल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच एलिस्ट करप्शन लिंक्स के बारे में। साउथ इटली में स्टैंडर्ड प्रोसीजर, रूटीन सी बात, लेकिन वायर टैप्स के दौरान उन्हें कुछ ऐसा सुनने लगा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था। उन्हें फुटबॉल सुनने लगा। हंड्रेड्स ऑफ फोन कॉल्स, हजारों मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स, बार बार मौजी की आवाज, रेफरी ऑफिशियल्स को कॉल करता हुआ, फेडरेशन मेंबर्स को, एजेंट्स को, जर्नलिस्ट को, रेफरीज डिस्कस करता हुआ, मैचेस डिस्कस करता, आउटकम्स डिस्कस करता हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स को यकीन नहीं आ रहा था जो वो सुन रहे थे। मई 2006 में इटालियन न्यूज़पेपर ला गैजेटा डेलो स्पोर्ट ने पहली रिपोर्ट पब्लिश की, फिर ला रिपब्लिका ने, फिर सब ने। टेप्स बाहर आ गई थी, इटली शॉक में चला गया। इसलिए नहीं कि फुटबॉल में करप्शन अनथिंकेबल थी, सबको शक था। सालों से बार्स और स्टेडियम्स में लोग विस्पर करते थे इस बारे में, लेकिन उसकी स्केल, उस ब्रेजरनेस को देखो। उन लोगों की शीर एरोगेंस जो ओपनली फोन कॉल्स में डिस्कस करते थे कि देश के सबसे प्यारे स्पोर्ट को सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस कैसे फिक्स करने हैं, यही था जो इटली को तोड़ गया था। बात करते हैं इन्वॉल्व कौन कौन था, क्योंकि ये सिर्फ यूवेंटस की कहानी नहीं थी। यूवेंटस सेंटर पे थे, कोई डाउट नहीं, मौजी के फिंगरप्रिंट्स हर जगह थे, एविडेंस ओवरवेलमिंग था। एसी मिलान वर्ल्ड फुटबॉल का सबसे आइकॉनिक क्लब में से एक भी इम्प्लीकेटेड था। तो एड्रियानो गिलानी को रेफरीज ऑफिशियल्स के साथ कॉन्वर्सेशंस में वायर टैप्स पे सुना गया था। एसी मिलान ने रॉन्ग डूइंग से इनकार कर दिया, लेकिन एविडेंस इतना स्ट्रांग था कि पनिशमेंट तो मिली थी। फ्लोरेंटीना, लाजियो दोनों इम्प्लीकेटेड, दोनों पनिश्ड। फोन कॉल्स, इनएप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये पूरी लीग में फैला हुआ था। और फिर आया इंटर मिलान, वो एक क्लब जो कैल्सियोपोली के बाद बिल्कुल साफ बचा, वो एक क्लब जिसे कोई सीरियस पनिशमेंट नहीं मिली, वो एक क्लब जिसे यूवेंटस की सीरी ए टाइटल दी गई। बहुत लोगों ने ऐसा सोचा सालों बाद, और यहाँ से ये और भी इंटरेस्टिंग होता गया। वायर टैप एविडेंस के सामने आया जिसमें सजेस्ट किया गया था कि इंटर मिलान के ऑफिशियल्स भी रेफरी ऑफिशियल्स के साथ इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट थे। एविडेंस जो स्कैंडल के वक्त मिस्टीरियसली इग्नोर कर दिया गया था। क्यों? आज भी ये सवाल इटालियन फुटबॉल्स के डार्केस्ट कॉर्नर्स में घूम रहा है। जुलाई 2006 वर्डिक्ट आ गया।
और ये ब्रूटल था। यूवेंटस इटली के सबसे सक्सेसफुल क्लब सीरी ए से रेलीगेट कर दिए। पहली बार अपनी 129 ईयर्स की हिस्ट्री में वो सीरी बी में खेलने वाले थे। दोनों 2004-05 और 2005-06 के सीरी ए टाइटल स्ट्रिप कर लिए गए। चैंपियंस लीग से बैन। सोचो एक सेकंड के लिए, ये यूवेंटस है, इटली का मोस्ट डेकोरेटेड क्लब, और वो सीरी बी में ढकेल दिए गए थे। एसी मिलान को सीरी ए में रखा गया था, लेकिन मैसिव पॉइंट डिडक्शन के साथ चैंपियंस लीग एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। फ्लोरेंटिनो और लाजियो को भी पॉइंट्स डिडक्ट किए गए और बैन लगाया गया। लुसियानो मोज्जी को लाइफ बैन दिया गया इटालियन फुटबॉल से। उसकी दुनिया जो उसने डेकेड्स में बिल्ड की थी, एक ही झटके में खत्म हो गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत लोग नहीं जानते। यूवेंटस ने रेलीगेशन एक्सेप्ट किया, सीरी बी में खेले, डेल पियरो रुका, बुफोन रुका, क्लब के साथ लॉयल रहे जब बाकी सब भाग सकते थे, और 2 साल में यूवेंटस सीरी ए में वापस आ गया था। और आज यूवेंटस फिर से इटली का सबसे पावरफुल क्लब है। मोज्जी की लेगेसी डिस्ट्रॉयड, यूवेंटस की लेगेसी समहाउ सर्वाइव कर गई थी। इटालियन फुटबॉल का ये वो चैप्टर है जो आज भी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है, क्योंकि एक सवाल का जवाब आज भी नहीं मिला। अगर सब इन्वॉल्व थे तो सिर्फ यूवेंटस को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली, और इंटर मिलान बिल्कुल साफ क्यों बचा? कैल्चियोपोली ने इटालियन फुटबॉल को तोड़ दिया टेम्पररीली, लेकिन जो वुंड्स उस स्कैंडल ने दिए वो आज भी ट्रस्ट का फाउंड, फेयरनेस का वुंड, उस फीलिंग का वाउंड, शायद कभी खेल कंप्लीटली क्लीन नहीं था। ये थी कहानी कैल्चियोपोली की, इटालियन फुटबॉल का सबसे डार्केस्ट चैप्टर में से एक। हम अगले एपिसोड में और एक डार्कर चैप्टर खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जो पूरे अर्जेंटीना से लेकर नेपल्स तक फैली। एक ऐसा आदमी जिसे गॉड बोला जाता था, एक आदमी जिसे लेजेंड बोला जाता, एक आदमी जिसे हम सब नहीं जानते थे, डिएगो मैराडोना, द साइड नोबडी टॉक्स। सो गाइस, आई होप तुमको ये नया एपिसोड पसंद आया होगा। जनरली ये जो सीरीज है, ये हॉरर सीरीज ऑफ फुटबॉल, इसमें जनरली हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो चीजों के बारे में जनरली बात होती नहीं है। एंड जो हॉरर्स फुटबॉल में, ये हॉरर कोई जंप स्केयर है वो नहीं है, ये एक मेंटल साइकोलॉजिकल हॉरर है। सो आई होप तुमको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। एंड अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट पसंद आया सो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप रिमेंबर, अगला एपिसोड आ जाएगा अगले वीक में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट का जरूर कर देना। दिस इज द फर्स्ट टाइम